हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन यानी जीएस की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था और सामान्य विज्ञान में हमने भौतिक विज्ञान को कवर कर लिया। लास्ट क्लास जो थी हमारी भौतिक विज्ञान की, वो आखिरी क्लास थी। उस लास्ट क्लास में हमने भौतिक विज्ञान को कवर कर लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट क्लास थी। और आज की क्लास से हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। आज की क्लास से हम क्या शुरू करने वाले हैं? रसायन विज्ञान आज की क्लास से हम पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी रसायन विज्ञान की फर्स्ट क्लास होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को बिना देरी किए हुए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे है रसायन विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। जो परमाणु नाभिक है आपका, उसके अवयव कौन है? जो परमाणु है आपका एटम, उसके अवयव, उसके पार्ट्स आपके क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपके एक एटम के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके एटम के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स, तो एटम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? एटम के कंपोनेंट्स है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम क्या है आपका? एटम पदार्थ का वह लघुतम भाग है जिसे पदार्थ के सभी गुण आपके विद्यमान रहते हैं। एटम क्या है आपका? एक पदार्थ का वह लघुतम सबसे छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और परमाणु के केंद्र में आपके एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। आपके प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन आपके पॉजिटिव होते हैं। ये प्रोटॉन आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके विद्युत उदासीन कण होते हैं। प्रोटॉन आपके परमाणु में ऋणावेशित यानी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें आपके ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये आपके एटम के कंपोनेंट्स होते हैं। एटम के अंदर आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं ये आपके न्यूट्रल होते हैं, इन पर आपके कैसा भी चार्ज नहीं होता, ये आपके विद्युत उदासीन कण होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके परमाणु नाभिक जो है आपका एटम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो पहले आपको सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद इन्हें आपको इस क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका, तो सबसे पहले हुई थी आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उसके बाद आपके प्रोटॉन की खोज हुई थी। प्रोटॉन की खोज होने के बाद आपके न्यूट्रॉन की खोज हुई थी और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद आपके पाई मैसोन की खोज हुई थी। जो आपकी प्रोटॉन की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी आपके 1897 में। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और किसने की थी? ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक आपके जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे टॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके 1897 में। और आपकी जो प्रोटॉन की खोज हुई थी ये कब हुई थी? आपकी 1932 में। प्रोटॉन की खोज हुई थी 1932 में। किसके द्वारा हुई थी 1932 में? ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जे चैडविक के द्वारा हुई थी। ये हुई थी आपके जे चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? जे चैडविक ने की थी।
और पाई मैसॉन की खोज आपके 1947 में हुई थी। पाई मैसॉन की खोज आपके 1947 में हुई थी। और ये किसके द्वारा हुई थी? ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे आपके, सेसिल पोवेल ने की थी। किसने की थी? सेसिल पोवेल। सेसिल पोवेल ने की थी। यहाँ पर आपका ये न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ये आपके 1932 में यहाँ पर आपके ये न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज आपके कब हुई थी? प्रोटॉन की हुई थी आपके 1886 में। 1886 में आपके किसके द्वारा हुई थी? जर्मन के आपके एक भौतिक वैज्ञानिक थे। जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। ओके। तो आपके पाई मैसन की खोज 1947 में सेसिल पोवेल ने हुई थी। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। न्यूट्रॉन की खोज आपके 1932 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जे चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके 1897 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे जे थॉमसन द्वारा हुई थी। और प्रोटॉन की खोज आपके 1886 में जर्मन, जो आपके जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक गोल्ड स्टीन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एटम में जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? आपके जे जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या आपके न्यूटन। तो आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। जो आपके रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक परमाणु में, एक परमाणु में जो न्यूट्रॉन है आपके, न्यूट्रॉन के अस्तित्व को, अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड ने एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन के अस्तित्व को आपके प्रस्तावित किया था। किंतु न्यूट्रॉन की खोज आपके 1932 में चैडविक द्वारा की गई थी। खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी 1932 में। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कणों की बम वर्षा की जाए तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। ओके। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि जो आपका बेरिलियम है तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कणों की बम वर्षा की जाए तो उसमें से आपके क्या निकलते हैं? विद्युत उदासीन कण, न्यूट्रल आपके पार्टिकल्स निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने तो केवल और केवल परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, लेकिन खोज आपके चैडविक ने की थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका ड्यूट्रॉन है, ये एक परमाणु, अणु परमाणु कण नहीं है। अणु परमाणु कण प्रारंभिक या सम्मिश्रित परमाणु कण होते हैं। अणु परमाणु कणों में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। ये आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यूट्रॉन आपका क्या है? एक स्थिर कण है, स्थिर कण है। ये आपका एक स्टेबल पार्टिकल है। स्टेबल पार्टिकल यानी कि स्थिर कण। स्थिर कण आपका ड्यूट्रॉन क्या है? स्टेबल पार्टिकल है, स्थिर कण है, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें आपके एक प्रोटॉन होता है और एक इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है। ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ड्यूट्रॉन आपका एक अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका एक कण प्रतिकण युग्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन आपका है न्यूट्रिनो। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है, जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या आपका पॉजिट्रॉन है। ओके।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन का आपके प्रतिकण क्या है, इसको आपके पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और ये कण आपके प्रतिकण क्या होते हैं, ये कणों के अनुरूप ही उनसे संबंधित एक प्रतिकण होते हैं, जिसका द्रव्यमान तो उनके द्रव्यमान के बराबर होता है, पर लेकिन जो उनका विद्युत आवेश होता है वो कण के विपरीत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। कौन सा कण है आपका जिस पर शून्य आवेश होता है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और आपके अल्फा कण। तो जो आपके न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो जो है आपका, ये एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। न्यूट्रिनो क्या है आपका, एक उप परमाणु कण है। ये आपका उप परमाणु उप परमाणु कण है। न्यूट्रिनो क्या है आपका, एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ये किसके समान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के समान ये होता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता एवं अत्यल्प द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। और जो न्यूट्रॉन है आपका, ये ब्रह्मांड में आपके सबसे अधिक पाया जाता है। ये आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। न्यूट्रिनो जो है आपका ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। ये एक आपका परमाणु कण है और एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, और इसमें आपका शून्य आवेश होता है। विद्युत आवेश इसका शून्य होता है, इसमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता, लेकिन इसका द्रव्यमान अत्यल्प होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें आपके प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपके डिफरेंस होती है, वो क्या कहलाते हैं। समदाबिक यानी आइसोबार्स, समन्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स, आपके समावयवी आइसोमर्स या समस्थानिक आइसोटोप्स। तो जिन परमाणु में आपके प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपके भिन्न भिन्न होती है, वो कहलाते हैं आपके आइसोटोप्स। क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु संख्याएं समान है, इनका एटम नंबर तो आपका सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या आपकी भिन्न भिन्न होती है, ये आपके समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का यह कारण यह है कि उनमें उनके नाभिक जो आपका न्यूट्रल है, न्यूक्लियस है सॉरी, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान रहती है लेकिन आपके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है, वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का आपके वाष्प में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है आपका, प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना भौतिक रूप है, यानी कि आपका फिजिकल चेंज है। ये आपका एक
फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं आपके जिसमें वस्तु जो है अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आपका पुराना अपना रूप छोड़ के वो नए रूप में आपके अवस्थित हो जाती है, नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कारक हटा लेने पर वह आपके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। वो वापस, जैसे आपका वाष्प है, जल से वाष्प बना, लेकिन वाष्प आपका वापस से जल बन सकता है, इसलिए आपका फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज है। ऐसे चेंजेस को, परिवर्तन को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, कारण पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। पूर्ण है आपके, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका कथन तो सही है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस यानी कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस कैसा मिक्सचर होता है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। एक गिलास पानी में नमक का घोल आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन आपका कारण गलत है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ऐसे मिश्रण जिनके अवयव कंपोनेंट्स के अंतर को देखा नहीं जा सकता। ऐसे मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के बीच जो डिफरेंस है वो देखा नहीं जा सकता, उन्हें आपके समांगी या समरस मिश्रण यानी कि आपके होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नमक एवं पानी का घोल एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल आपके विषमांगी हेट्रोजीनियस होता है। अतः आपका जो अभिकथन है सही है, कारण आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका ये समरस नहीं होता, ये विषमांगी होता है। विषमांगी यानी कि आपका हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथन सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण है आपका नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका ए सही है परंतु आर गलत है। कथन है आपका, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कथन आपका सही है, लेकिन कारण जो है आपका ये इनकरेक्ट है। नमक बर्फ के हिमांक को यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अपद्रव्य जो आपके इम्प्योरिटीज को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपके जब आप इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं तो ये आपके हिमांक को नहीं बढ़ाती, ये आपके क्वथनांक को बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाती हैं? आपके क्वथनांक को, यानी कि आपके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाती हैं, जबकि गलनांक सामान्यतः हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक या सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर आपके -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो आपके बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को आपके हिम मिश्रण फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इसलिए आपका कथन आपका सही है, कारण आपका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? दूध एक किसका उदाहरण है? आपके फोम, सोल, एरोसोल या इमल्शन। तो जो दूध है वो आपका होता है इमल्शन। दूध क्या होता है? आपका इमल्शन होता है।
दूध प्रकृति में पाए जाने वाले पायस या इमल्शन का एक उदाहरण है। दूध में इमल्शन के रूप में आपके लगभग 3.5% वसा पाई जाती है। ठीक है, 3.5% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इमल्सन आपके वसा के पानी में प्रसार का एक रूप है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूध क्या है? आपका इमल्सन है। दूध के अलावा आपके फेस क्रीम जो होती है वो भी आपका इमल्सन होती है। फेस क्रीम, फेस क्रीम भी आपका इमल्सन का उदाहरण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कौन आपके इनमें से कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम या शहद? तो आपका जो शहद है ये कोलाइड ही नहीं है। कोलाइडी एक विषमांगी विलयन होते हैं। कोलाइडी आपके क्या होते हैं? कोलाइडी आपके हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडाल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। और ये जो आपके कोलाइडी हैं ये आपके टिंडाल इफेक्ट को और ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं। और शहद आपका जो टिंडाल इफेक्ट है उसको शो नहीं करता, और इसलिए ही ये आपका कोलाइड नहीं है। शहद कोलाइड क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करता। और टिंडाल इफेक्ट आपका क्या होता है? आपके शहद से जब आप लाइट पास कराएंगे तो इससे लाइट पास नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो शहद जो है आपका कोलाइड नहीं है, क्योंकि शहद ना तो आपका टिंडाल इफेक्ट दर्शाएगा और ना ही आपके ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये आपका कोलाइड नहीं है। कोलाइड जो होते हैं आपके वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते विलियन होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और ये आपके ब्राउनियन मूवमेंट और आपका टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन आपके बताने हैं। यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका पहला ही कथन सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है, पहला कथन आपका सही है। यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, इसलिए आपका कथन एक सही है। और आपके विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया आपके परासरण कहलाती है। विलायक के प्रवाह की प्रक्रिया आपके प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाती, ये खाली आपके परासरण कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? ठोस अशुद्धियां जो होती हैं आपकी, उनके शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वापतन, क्रिस्टलीकरण और आपके उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आसवन। आसवन यानी कि आपका डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन जो है आपका, डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है उसका प्रयोग, आपका उपयोग प्राय तरल अशुद्धि जो आपकी लिक्विड है उनके लिए किया जाता है। डिस्टिलेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके लिक्विड्स के लिए किया जाता है, लिक्विड के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जबकि ऊर्ध्वापतन और आपकी क्रिस्टलीकरण जो है, ऊर्ध्वापतन और आपके क्रिस्टलीकरण, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? आपके इनका प्रयोग होता है आपके सॉलिड इम्प्योरिटीज के लिए। ओके, तो सॉलिड इम्प्योरिटीज के लिए आपका किसका उपयोग होता है? ऊर्ध्वापतन और क्रिस्टलीकरण का। आसवन आपकी डिस्टिलेशन जो है इसका प्रयोग होता है आपका लिक्विड इम्प्योरिटीज के लिए, आपके तरल में अशुद्धि, तरल जो आपके होते हैं उनकी शुद्धि के लिए प्रयोग होता है आपका आसवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती हैं आपकी जिन्हें कुछ टाइम आप हवा में खुला रख देते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। तो जैसे आपके कपूर है, नैफ्थलीन है और आपकी ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन, वाष्पीकरण, विसरण या विकिरण। तो इसे कहते हैं आपके ऊर्ध्वापतन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इसके तहत क्या होता है? आपके सब्लिमेशन के तहत आपका होता है कोई जो आपके सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आपके डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्टली आपके गैसेस में चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड बने। ये बिना लिक्विड बने सॉलिड्स आपके गैस में चेंज हो जाते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली आपके ये गैस में चेंज हो जाते हैं, और जो गैस होती है आपकी, ये डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है। इसी को आपका सब्लिमेशन कहते हैं। गैस भी आपके लिक्विड में नहीं जाती है, आपके डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, और ये आपके कपूर, नैफ्थलीन आदि आपके सब्लिमेशन को प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन कहते हैं इस परिघटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? इसमें आपको बताना है कि कौन आपका हार्डेस्ट एलिमेंट है, सोना, लोहा, प्लेटिनम या आपका टंगस्टन। तो आपका हार्डेस्ट एलिमेंट है आपका टंगस्टन। टंगस्टन क्या है आपका? सर्वाधिक कठोर होता है। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर धातु जो है आपके, नॉन मेटल के अंदर आपका हीरा सबसे कठोर होता है, और मेटल्स के अंदर आपका टंगस्टन सबसे कठोर होता है। और इसका कितना स्तर होता है? आपके कठोरता का स्तर होता है इसका 7.5। और जो मेटल होते हैं ये आपके रोकवेल हार्डनेस टेस्ट द्वारा, आपके रोकवेल हार्डनेस हार्डनेस टेस्ट होता है आपका, जिसके द्वारा इनकी कठोरता पर आपकी परिभाषित की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टंगस्टन आपका हार्डेस्ट मेटल है। हार्डेस्ट मेटल क्या है आपका? टंगस्टन आपका हार्डेस्ट मेटल है। और नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में आपका हीरा सबसे हार्ड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है आपका? यूरेनियम, मर्क्यूरी यानी पारा, सोना या कैल्शियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका यूरेनियम। सबसे हैवी नेचुरल एलिमेंट है आपका यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक वेट आपका कितना होता है? 238.03। और इसका वॉल्यूम कितना होता है आपका? इसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व होता है आपका 19.05 ग्राम, आपके ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम आपका सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। और कितना इसका वेट होता है? 238.03 होता है। घनत्व इसका 19.05 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? कौन सा एलिमेंट है आपका जिसको मिट्टी के तेल में आपके सुरक्षित रखते हैं? सोडियम, कॉपर, मरकरी और आपके सिल्वर। तो सोडियम को आपके मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम आपका एक सॉफ्ट चांदी जो होती है, सोडियम एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम आपका अत्यंत सक्रिय और क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसे मिट्टी के तेल आपके केरोसिन में रखा जाता है। ये आपका इतना हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम आपका इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि ये आपके इसको हवा में नहीं रखा जा सकता।
कितना आपका रिएक्टिव होता है, ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है, जो आपके हवा में ऑक्सीजन है ये इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको आप खुला नहीं रखते। सोडियम को इसलिए खुला नहीं रखती क्योंकि ये हवा में खुला रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अब ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? अपना सोडियम ऑक्साइड बना लेता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इसलिए ही इसे आपके मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे आपके मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। इसे खुला भी नहीं रख सकते। सोडियम धातु की जल से अधिक बांधता होती है, यह जल से प्रतिक्रिया करके आपके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करता है, और इसी ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है, और इसको हम वाटर में भी नहीं रख सकते। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपका हाईली रिएक्टिव है। ये हवा में आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेगा, और वाटर में आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस आपकी आग लगा देगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से आपका किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन या आपके नाइट्रोजन? तो इसमें आपके सोडियम का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः आपके तीन रंग के जो स्रोत हैं इनका प्रयोग किया जाता है। एक आपके सोडियम लैंप होते हैं, एक मरकरी लैंप होते हैं, और एक आपके प्रदीप्ति लैंप होते हैं। जो आपके सोडियम लैंप होते हैं इनमें आपके इनसे पीली रोशनी निकलती है। कैसी रोशनी निकलती है? आपकी पीली रोशनी देते हैं आपके सोडियम लैंप। सोडियम लैंप आपके पीली रोशनी देते हैं, और जो आपके मर्क्यूरी लैंप होते हैं, मर्क्यूरी लैंप ये आपके श्वेत नीलाभ रोशनी देते हैं। श्वेत नीलाभ श्वेत नीलाभ रोशनी देते हैं। और इसके बाद आपके प्रदीप्ति यानी फ्लोरेस्केंट लैंप जो होते हैं, फ्लोरेस्केंट लैंप जो होते हैं ये आपकी एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो आपके लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। इसमें से आपके मिश्रित रोशनी निकलती है। इसमें आपकी कैसी रोशनी निकलती है? मिश्रित रोशनी निकलती है, जो आपके सूर्य के प्रकाश के समान होती है। किसके समान होती है? आपके सूर्य के प्रकाश के समान होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम लैंप जो है आपके पीली रोशनी के लिए यूज किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मर्क्यूरी लैंप आपके श्वेत नीलाभ यानी कि आपकी ब्लू व्हाइट रोशनी देते हैं, और फ्लोरेस्केंट लैंप जो होते हैं ये मिश्रित रोशनी देते हैं। इसमें प्रकाश आपके सूर्य के प्रकाश के समान होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आपके इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम या आपका जस्ता? तो सोना जो है आपका ये आपके स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना आपके स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातु में आपके सोने की जो आपकी रिएक्टिविटी होती है ये इसकी लोएस्ट होती है। ठीक है, सोना जो होता है आपका इसकी रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, ये आपका लोएस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, लोएस्ट रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोना आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है? आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका लिथियम, लिथियम एल, उसके बाद है आपका लिथियम के बाद क्या आता है आपका? पोटेशियम, पोटेशियम। ओके, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आपका बेरियम, पोटेशियम के बाद है आपका बेरियम, बेरियम के बाद आपका स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद है आपका सोडियम, सोडियम आपका Na, सोडियम के बाद आएगा आपका सोडियम के बाद कैल्शियम, सोडियम के बाद आपका कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आपका कैल्शियम के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपका मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज आपका Mn। उसके बाद आपका जिंक है, जिंक आपका Zn, Zn के बाद आपका क्रोमियम, क्रोमियम आपका Cr। क्रोमियम के बाद आपका आयरन, क्रोमियम के बाद आपका आयरन Fe। आयरन के बाद क्या आएगा आपका, आयरन के बाद आएगा आपका कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम आपका Cd। कैडमियम के बाद आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट आपका CO। फिर उसके बाद आपका निकेल, निकेल के बाद है आपका टिन, Sn। टिन के बाद आपका लेड, आपका Pb। लेड के बाद आपका कॉपर, Cu। कॉपर के बाद, कॉपर के बाद आता है आपका मरकरी, मरकरी Hg। और आपका सिल्वर मरकरी के बाद Ag। और उसके बाद है आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम आपका Pt। देन आपका लास्ट होता है गोल्ड। गोल्ड आपके सबसे नीचे आता है, इसलिए ये आपका बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। ये आपके घटते क्रम में थे, ये आपके घटते क्रम में थे, सारे तत्व आपके जितने भी एलिमेंट थे आपके ये घटते क्रम में थे। इनकी सक्रियता के घटते क्रम में, रासायनिक सक्रियता के घटते क्रम में। तो आपके सबसे ऊपर लिथियम आता है और सबसे नीचे आपका गोल्ड आता है Au। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। ये आपका लोवेस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि आपका सबसे नीचे आता है आपके सक्रियता में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है आपका, मैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या आपका सोडियम सल्फाइड। तो आपका चूने पत्थर का आपका रासायनिक केमिकल नेम जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें आपकी अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आपका CaCO3, CaCO3 होती है। साथ ही इसमें आपके सिलिका, एल्यूमिनिया और लोहा आदि अपद्रव्य अंत मिश्रित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चूने पत्थर का आपका केमिकल नेम है, केमिकल नेम आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय आपका कॉमन नेम क्या है, कली का चूना यानी अनभुजा चूना, चूना पत्थर, ब्लीचिंग पाउडर या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो करेक्ट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है आपका और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आपका हेमीहाइड्रेट। ये आपके जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे आपके जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। किसको गर्म करके बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग आपके शैली क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है और जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्तियों के सांचे बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका केमिकल नेम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी और आपके वैद्युत। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। यह ऊष्मा का चालक तथा विद्युत ताप का कुचालक होता है, हीट का कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो कौन सा द्रव है आपका, ये आपके कौन से द्रवों में से कौन आपका ऊष्मा का अच्छा चालक है, पारा, पानी, ईथर या आपके बेंजीन। तो आपके ऊष्मा हीट का गुड कंडक्टर है आपका पारा। जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी गुड कंडक्टर होता है हीट का। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। पारा आपका मेटल है, पारा क्या है, मेटल है। और मेटल्स आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और जो एलिमेंट्स होती हैं वो आपकी मेनली सॉलिड होती हैं। मेटल्स जो होते हैं आपके, ये सॉलिड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका पारा है ये आपका मेटल है और ये आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये एक अपवाद है, आपका एक्सेप्शन है। पारा आपका लिक्विड होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण तापमान पर आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पारा एक ऐसा मेटल है जो आपका द्रव है और ये आपके ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारा जो है मर्क्यूरी, वो नॉर्मली तापमापी जो थर्मोमीटर है उसमें प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? उच्च घनत्व के कारण, उच्च द्रव्यता के कारण, उच्च संचालन शक्ति के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। तो करेक्ट आंसर है इसका उच्च संचालन शक्ति के कारण। पारा आपके साधारणतः तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें के ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। इसमें आपका ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है, अतः जब आपकी, इसलिए आपके इसे तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उच्च संचालन शक्ति के कारण ही इसको, इसे आपके पारे को, मर्क्यूरी को तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी धातु दी गई है, दूसरी सूची में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, तो आपको इन्हें मैच करनी है। तो जो सोडियम है आपका, सोडियम आपका क्या होता है, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है चाकू के साथ। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पारा यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ठीक है, मर्क्यूरी क्या है, कमरे के ताप पर आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी आपके, ये आपकी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद है आपका सीसा यानी कि लेड। लेड जो है ये आपका ऊष्मा का कुचालक है, ये हीट का बैड कंडक्टर होता है। जो लेड है ये हीट का बैड कंडक्टर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम आपका इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आसानी से काटा जा सकता है। पारा आपके कमरे के ताप पर आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। चांदी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, और सीसा लेड ये आपका बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है, लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, सोने का। तो बॉक्साइट आपका अयस्क है तांबे का। बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम, सॉरी आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। जो जस्तेदार लोहा होता है उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। कारण है आपका यष्ट में उपचयन क्षमता है। यष्ट में आपके उपचयन क्षमता होती है, यानी कि आपका जो जिंक है, जस्ता
यस आपके जस्ता को कहते हैं जिंक को। जिंक में आपके उपचयन क्षमता होती है, जस्तेदार यानी कि आपके जिंक युक्त लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आपका कथन सही है। जस्तेदार जो आपका जिंक युक्त लोहा होता है उसमें जल्दी जंग नहीं लगता। कारण है आपका जिंक जो है उसमें आपके उपचयन क्षमता है। ठीक है, ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण की क्षमता है। तो आपका कारण भी सही है और कारण आपके सही एक्सप्लेनेशन है कथन की। जस्तेदार आपका यस्द युक्त जो लोहा है इसमें जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जिंक में आपके ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा नमी आपके लोहा जो है उसके कोरिजन में आवश्यक है। लोहे के आपके क्षय में कोरिजन में आपके आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लौह धातु के क्षयकरण कोरिजन के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लोहे में जंग लगना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपके जंग लगना। लोहे में जंग लगना भी कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और आपके जो जंग है, जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है आपका, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है आपका परंतु आर गलत है। साधारण आपका ए सही है। ए तो सही है आपका, आर गलत है क्योंकि रेनिन एवं टैनिन आपके पौधों द्वारा स्रवित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन के प्रयुक्त में रोगन की गई प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। टैनिन का आपके जो टैनिन है इसका जंग से कोई संबंध नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टांका एक मिश्र धातु है। टांका किसका मिश्र धातु है? आपके टिन तथा सीसे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे तथा जस्ते की, टिन सीसा तथा जस्ते की। तो टांका आपकी मिश्र धातु है टिन तथा सीसे की। टांका है आपके जिसको सोल्डर कहते हैं, वो आपका मिश्र धातु है सीसे की और आपके टिन की। इसमें आपके टिन कितना होता है? टिन आपका 32% होता है और सीसा आपके लगभग 68% होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टांका यानी कि आपका सोल्डर जो है ये आपका एक मिश्र धातु है टिन तथा सीसे का, जिसमें आपका 68% सीसा होता है और 32% आपका टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांसा मिश्रित धातु है। कांसा जो है आपके, ये किसकी अलॉय है? आपके तांबे और टिन की, तांबे और चांदी की, तांबे और जस्ते की, या तांबे और शीशे की। तो जो आपका कांसा है ये आपकी अलॉय है किसकी? तांबे और टिन की। कांसे में लगभग आपके 88% आपका 88% तांबा होता है और टिन आपका 12% होता है। 12% आपका टिन होता है और 88% तांबा होता है। कांसा में ही कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है, अलॉय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर जो होती है उसमें आपके चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 1%।
5%, 0%, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका 0%। जर्मन सिल्वर या आपके निकेल सिल्वर आपके तांबा जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? ये आपके तांबे की। तांबा कितना होता है इसमें? आपके 50%। और आपका जस्ता होता है, जस्ता आपके लगभग 30% होता है। और आपका निकेल, तांबा जस्ता और निकेल, निकेल कितना होता है? निकेल होता है आपके 20%। ठीक है, ये जर्मन सिल्वर आपकी तांबा जस्ता और निकेल का अलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें तांबा 50% है, 30% जस्ता है और निकेल आपका 20% है। इसमें चांदी नहीं होती। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0% इसमें चांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? पीतल में, कांसा में, जर्मन सिल्वर में, आपके गन मेटल में। तो आपके कांसा जो है इसमें आपके तांबे की अधिक मात्रा पाई जाती है। पीतल में कितनी होती है? आपके 68 से 71% के बीच होती है पीतल में तांबे की मात्रा। और शेष आपका पीतल में जस्ता होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कांसे में कितनी होती है? कांसे में लगभग आपके 88% आपका तांबा होता है। ओके, 88% होता है। जर्मन सिल्वर में आपके 50% होता है। जर्मन सिल्वर में 50% होता है। और गन मेटल में आपके 85% होता है। गन मेटल में कितना होता है? 85%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होता है? आपके कांसा में होता है। तांबे की मात्रा कितनी होती है? आपके 88% होती है। कांसा में आपकी सबसे अधिक होती है 88%। और इसके साथ 88% के साथ बाकी 12% आपका क्या होता है? 88% तांबा और 12% आपका टिन होता है। कांसे में आपके 88%, तो आपका 88% आपका तांबा हो गया और 12% इसमें टिन हो गया। 12% क्या हो गया? टिन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांसे में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है आपके तांबे की 88%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पीतल तांबे तथा जस्ते का मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण में पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। इनमें से आपको बताने की कौन सा कथन आपके सत्य है? तो यहाँ पर आपका पहला कथन यानी कि पीतल जो है आपका तांबा और आपके जस्ते का मिश्र धातु है। और आपका तीसरा कथन यानी पारदित सम्मिश्रण में पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा कथन यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। आपका जो मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आपका एल्यूमिनियम का नहीं है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आपका आयरन का, यानी कि लोहे का। और जो आपका फोटोग्राफी में अनिवार्य होता है वो आपके सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त नहीं होता। क्या प्रयुक्त होता है? आपके सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड आपके आवश्यक होता है AgBr, ये आपका आवश्यक होता है फोटोग्राफी में, ना कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? आपका कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, निकेल। तो इसमें आपके प्रयुक्त नहीं होने वाला है आपका सिलिकॉन। जब स्टील से आपके स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर संशोधित किया जाता है तो उसके अंदर आपके सिलिकॉन को ऐड नहीं करते। उसके अंदर आपका क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील यानी आपके धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संगठन क्या है? आपका आयरन है। आयरन यानी कि आपका लोहा। आयरन यानी कि लोहा। लोहा कितना होता है? आपका 89.4%। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रोमियम। क्रोमियम होता है। क्रोमियम कितना परसेंट है? आपका 10% आपका क्रोमियम है। उसके बाद आपका मैंगनीज है। मैंगनीज मैंगनीज कितना प्रतिशत है? मैंगनीज है आपके
0.35%। उसके बाद आपका कार्बन, कार्बन कितना परसेंट है आपका? कार्बन, कार्बन है आपका 0.25% कार्बन होता है। इसमें आपका सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, जबकि अल्प मात्रा में आपके निकेल को मिला लेते हैं, निकेल को मिला लेते हैं, आपके सिलिकॉन को नहीं मिलाते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यौगिक निर्माण आपके कौन करता है? कार्बन आपके सबसे अधिक बॉन्ड बनाता है, तो आपके सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी यानी आपके थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर यानी कि सबसे स्टेबल रूप कौन सा है? कार्बन का स्टेबल रूप कौन सा है आपका थर्मोडायनेमिकली? फ्लोरीन, हीरा, कोयला या ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट जो है आपका मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल होता है। ग्रेफाइट क्या है? मोस्ट स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली। इसमें धातु और धातु दोनों के गुण विद्यमान है। इसकी तापीय तथा विद्युत चालकता उच्च होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु में एक तलीय संघनित रिंग प्रणाली होती है। तो ये आपका जो ग्रेफाइट है, ये आपका एलिमेंट और नॉन एलिमेंट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रेफाइट आपका मोर स्टेबल रूप है, मोर स्टेबल फॉर्म है कार्बन की थर्मोडायनेमिकली आपके रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? आपका केवला, लैक्सोन, ग्राफीन, स्पाइरसिन। तो ओनली आपके ग्राफीन जो है ये केवल और केवल आपके कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राफीन होता है, ग्राफीन कार्बन की मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्राफीन आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्यतः कार्बन की एक पतली परत है, जिसमें नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ये आपके कार्बन की एक पतली परत होती है, ठीक है, कार्बन की एक पतली परत है और ये आपके एक अणु की मोटाई वाली सामान्यतः कार्बन की पतली परत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफीन आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील या आपको ग्राफीन। सर्वाधिक मजबूत आपका पदार्थ कौन सा होता है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्राफीन। तो सबसे मजबूत है आपका ग्राफीन। ग्राफीन आपका सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन से आपके फुलरेंस। तो कार्बन का आपका प्रूफ नहीं, वो आपके ऑक्सो कार्बन है। ऑक्सो कार्बन कार्बन के अप्रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? आपके अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड है ये आपके, जो कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होते हैं। ये आपके कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ऑक्सोकार्बन आपके कार्बन का अप्रूप नहीं होते। ये कार्बन कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और ये कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में से आपका कौन सा मूल तत्व है? आपका रेत, हीरा, संगमरमर या आपका शक्कर। तो आपका ऑप्शन बी, हीरा आपका मूल तत्व है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, अतः यह आपका एक मूल तत्व है। रेत जो है आपका, रेत मुख्यतः आपके सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। रेत में आपके मुख्यतः क्या होती है? आपके सिलिकॉन, सिलिकॉन और आपके ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है आपकी। संगमरमर आपका मुख्यतः कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन से वो बना होता है। संगमरमर आपका, आप कैल्शियम, 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 कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन।
कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन। और जो शक्कर है, ये शक्कर आपका कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो आपका मूल तत्व है वो आपका हीरा है। रेत आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है। कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का यौगिक आपका संगमरमर है। और शक्कर जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन का यौगिक है। हीरा आपका मूल तत्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? आपके पृथ्वी पर कौन सा पदार्थ है जो आपके नेचुरली सबसे कठोर है? ग्रेफाइट, वुल्टजाइट, बैरोनाइट्राइट, लोहा और आपका हीरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीरा जो है आपका पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में कठोरतम पदार्थ आपका डायमंड होता है। और ये कार्बन का एलोट्रोप है। हीरा कार्बन का एलोट्रोप है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हीरा आपका प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट, चारकोल यानी लकड़ी का कोयला, लैंप ब्लैक या आपका कोयला। तो पेंसिल का लेड आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग आपका पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकमिंस्टर फुलरीन है। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है आपका? बकमिंस्टर फुलरीन है आपका कार्बन यौगिक का एक रूप, जिसमें आपके 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुपंथीय संरचना से जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका फुलरिन्स फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फुलरिन्स आपके कार्बन का अपरूप है। फुलरिन्स क्या है आपका? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है, जिसे पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेविन आपका कीटनाशक है। टेफ्लॉन आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक है। और फ्लोरीन आपका फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लोरीन आपका फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं है। जो आपका फ्लोरीन है ये कार्बन का एक अपरूप है। ये कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का एलोट्रोप है, जिसमें पूर्ण रूप से आपके कार्बन के जो एटम्स हैं वो संगठित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरे में, ग्रेफाइट में, कोयले में या आपके बालू में। तो कार्बन आपके किसमें नहीं पाया जाता है? आपका बालू में। बालू में आपका कार्बन नहीं पाया जाता। हीरा जो आपके कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसका अपेक्षित घनत्व 3.5% है। ओके। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय प्रूफ है, जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है। और जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, जिसको आपके ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बालू में आपका कार्बन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या आपका अनिश्चित होता है? तो ऑप्शन ए है, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके आपके लोह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जंग कब लगता है? आपके जंग तब लगेगा लोहे में, जब ह्यूमिडिटी की आपकी आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जब लोहा आपके
ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करके ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, इसलिए आपका लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ेगा जितना वह ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, इसलिए आपका क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ऐड हो जाती है और लोहे का भार कितना बढ़ेगा? जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करेगा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, काफी महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।